जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल-चाल है सबके? हाइलाइट्स ऑफ लाइफ चैनल का नाम है यूट्यूब पर। हम दूसरा टेस्ट हार गए, लेकिन हम उस 3 दिन से इस तब-ओ-ताज का शिकार थे कि वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। इतनी बदतरीन शिकस्त, 26 रन की शिकस्त नहीं थी। हमारी प्लानिंग सब डस्टबिन में, हमारा यूथ को खिलाना सब डस्टबिन में, हमारा 13 विकेट का नया डेब्यूटेंट स्टार, स्पिनर स्टार वो सब डस्टबिन में डाल दिया इंग्लैंड की अप्रोच ने। इतनी हल्की बॉलिंग खिलाई है। सेकंड टेस्ट जो हम हारे हैं वो बॉलिंग घटिया, एक दफ़ा फिर लो स्टैंडर्ड बॉलिंग खिलाने की वजह से हारे हैं। मैं आपका सिर्फ 1 मिनट दूँगा, ये पेपर देख रहे हैं? हुँ, ये मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया है। ये पिछले साल हमने टेस्ट मैचेस खेले थे पाकिस्तान ने 4 टीमों के खिलाफ। मैं आपको बताता हूँ कौन-कौन सी टीमें। साउथ अफ्रीका के खिलाफ था, 2 टेस्ट थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम में। शाहीन, हसन, फ़हीम, नुमान, यासिर ये टेस्ट मैच में बॉलिंग कर रहे थे। दूसरे टेस्ट मैच में भी यही बॉलिंग थी शाहीन, हसन अली, फ़हीम, नुमान और यासिर। सही है? फिर हम बांग्लादेश के खिलाफ 2 अवे टेस्ट खेलने गए। शाहीन, हसन, फ़हीम, साजिद, नुमान। दूसरे टेस्ट में शाहीन, हसन, नुमान, फ़हीम, साजिद। ये दूसरे टेस्ट। फिर हम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ गए। यानी हम इतनी मुश्किल-मुश्किल टीमों के खिलाफ एक ही जैसे तकरीबन बॉलिंग खिला रहे हैं और अच्छे बॉलर खिला रहे हैं। ये नहीं कि नॉर्मल हो, अच्छे बॉलर। वेस्ट इंडीज़ का अब्बास शाहीन, हसन, फ़हीम, यासिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरा टेस्ट था। अब्बास शाहीन, हसन, फ़हीम, नोमान यानी उसमें यासिर शामिल। ज़िम्बाब्वे जैसी इंतहाई मज़बूत टीम के खिलाफ शाहीन, हसन, फ़हीम, नोमान, साजिद। ज़िम्बाब्वे के खिलाफ दोबारा दूसरा टेस्ट शाहीन, ताबिश, हसन, साजिद, नोमान। ये वो लाइनअप थी जो एक्सपीरियंस के साथ-साथ डोमेस्टिक में परफ़ॉर्मेंस, इंटरनेशनल में परफ़ॉर्मेंस के साथ थी। हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आए, हमने अच्छी बॉलिंग लाइनअप खिलाई, लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया एक प्रॉपर टेस्ट साइड है। इंग्लैंड भी एक प्रॉपर टेस्ट साइड है। इधर ये नहीं होगा कि आप चलो स्पिनर आपके 13 विकेटें ले ली, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप 800 विकेटें लेने वाला टेस्ट का जो बॉलर है, उसको आप एक डेब्यूटेंट से वो कर दोगे, कंपेयर कर दोगे। चलें इंग्लैंड बैटिंग इनएक्सपीरियंस खिला रहा है, लेकिन उनकी बैटिंग अप्रोच की वजह से हम असल में अप्रोच से हार रहे हैं। और बाबर की ये जो सिलेक्शन है ना 5 बैट्समैन खिलाने वाली जिसको वो रिज़वान को टेस्ट बैट्समैन कंसिडर कर रहा है। ये पाकिस्तान को बहुत नीचे लेके जाएगी, ज़मीन तो बहुत छोड़ी है, उसके अंदर भी कहीं लेके चली जाएगी। जिस तरह से चल रहा है, मुझे तो टेस्ट मैच ये भी अगला भी हारा हुआ लग रहा है और न्यूज़ीलैंड तो आएगी बड़े लड़के लेके। फिर वो 2 टेस्ट वो भी मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से शिकस्त हो जाएगी, 5-0 हो जाएगी होम में। ये बड़े लड़के लाएँगे तो भिमांटी होगी यार, ये तो फिर हम नहीं खेलेंगे, मना कर देना चाहिए हमें खेलने से। नहीं वो असल में कप्तानी की अप्रोच समझ लें, पता नहीं यार बहुत सारे मसले हैं, मसले इतने हैं ना कि वीडियो का टाइम खत्म हो जाएगा, इतने मसले हैं। सिलेक्शन का मसले हैं। पहले 18 रुकनी किसी किसी आपने डोमेस्टिक में कभी होम सीज़न में या होम टेस्ट सीरीज़ में देखा है कि 18 लड़के आपने पहले से बयान कर दिए कि ये 18 टेस्ट मैचेस खेलेंगे। कम से कम हुँ, 13-14 डिसाइड करके देते हैं, बाकी को डोमेस्टिक खेलने देते हैं। हुँ, ताकि वो वहाँ पे परफ़ॉर्म करें, यहाँ पे बैठ के उन्होंने क्या अंडे-चने बेचने हैं, क्या करना है। अप्रोच का बहुत फुकदान है। फिर बाबर की सिलेक्शन मेरी समझ से बाहर है। टेस्ट मैच में जो जो अभी तक बैट्समैन हैं, आप देख लें जो अभी ऊपर से मतलब कोहली जैसे हम बिग 5 कहते हैं, कोहली, रूट, स्मिथ, विलियमसन ये सब जो है ना कोशिश करते हैं हम चौथे नंबर पे बैटिंग करने आएँ, विलियमसन के अलावा। विलियमसन तीसरे पे बैटिंग करता है टेस्ट बाबर भी चौथे पे करता है तो लगता है कि यार चलो एक फ़ॉर्मेशन है कि नई गेंद जो है वो थोड़ी पुरानी हो जाएगी और ये बैट्समैन जो है वो टीम को आगे लेके जाएँगे। पता नहीं तीसरे नंबर पे आके क्या शो करना चाह रहा है। इस तरह से कोई एग्रेसिवनेस शो थोड़ी होती है कि आप एग्रेसिव शो कर रहे हो या आप आगे आके टीम के लिए लड़ रहे हो। ये तो सीधी-सीधी सी एक आपकी लैक ऑफ प्लानिंग है कि आपको ये टेस्ट मैच है। ये ऐसे नहीं होगा कि 20 ओवर में खत्म हो जाएगा या 50 ओवर में खत्म हो जाएगा। इसको तो आपको खत्म करना पड़ेगा। ये ऐसे थोड़ी होगा कि आप आए आपने 400 रन बना दिए मैच खत्म हो गया, ऐसे कुछ नहीं होगा। 400 रन बनाने के बाद दूसरी टीम भी खेलने आई है, उसको भी आउट करना है। फिर उन पे लीड चढ़ा के दोबारा स्कोर करके फिर उनको आउट करना है, इस तरह से। प्लानिंग का फुकदान इस तरह से है कि दोनों टेस्ट मैचों में टॉस हारे, दोनों टेस्ट मैचों में टॉस जीतने की प्रिपरेशन थी। यानी कि हम टॉस जीतेंगे और आखिरी इनिंग में आउट कर लेंगे जितना भी होगा। पहले दिन रावलपिंडी में 506 खा लिए, दूसरे दूसरे टेस्ट में भी हम इसलिए हारे कि हमने
लंच के लंच के दूसरे सेशन के 1 घंटे बाद आउट हुए थे ना, लेकिन 281 रन बना चुके थे। वो तो पूरे दिन का स्कोर है पाकिस्तान का। हाँ। जो पाकिस्तान 90 स्कोर ओवर बना के खेलता है, रन बनाता है, वो तो 51 ओवर में बना के आउट हो गए। मतलब ये आप देखें वो टेस्ट को इस तरह से खेल रहे हैं कि उसमें कहीं पे भी टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते। हुँ, चले मेथड का फ़र्क हो सकता है कि हम अपनी अप्रोच को चेंज नहीं कर सकते ओवरनाइट। लेकिन उन्होंने जैसे होता था ना एक ज़माने में वेस्ट इंडीज़ के बॉलर आते थे और सब अन्नी फेर देते। हुँ, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया वाले आते थे और टेस्ट मैच कहीं भी हो, श्रीलंका में हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में तो नहीं खेले वो अपने ज़माने से, इंग्लैंड में हो, साउथ अफ्रीका में आते थे और खत्म कर देते बस। बैटिंग-वैटिंग का कोई नहीं, आओ छक्के-चौके रन रन बनाओ, 300 साढ़े 300 रन बना दो, पहले दिन दूसरे दिन आओ 500 रन बनाओ, मैच खत्म हो। बिल्कुल हुँ। उस तरह चल रहा है इंग्लैंड का साथ। अब पता नहीं कल होने वाला क्या है? अच्छा, मैं तो भाई यही कहूँगा दूसरे टेस्ट के हवाले से कि एक बार फिर जो हमारा तरीक़ेकार है फिनिशिंग लैग करती है कि ऐसी सिचुएशन में पहुँच गए जहाँ पे हम जीत सकते थे मैच और उसके बावजूद हम जो है वो हार गए। तो मेरे हिसाब से तो जो मेन वजह है वो वही पुअर सिलेक्शन है कि इतनी अनकंसिस्टेंसी है सिलेक्शन के अंदर कि आप टेस्ट मैचेस में कोई जेन्युइन बॉलर फास्ट बॉलर ही नहीं खिला रहे। आप फ़हीम अशरफ और मोहम्मद अली अभी जिसका 1 मैच पहले डेब्यू हुआ है, उनको आपने जो है वो उन पे रिलाई किया हुआ है कि ये आपको फास्ट बॉलिंग ठीक है, फ़हीम अशरफ अगर आपने रखा था तो ठीक है कि भई एज़ जो है डोमेस्टिक में बैटिंग परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन आपके पास जैसे 2 स्पिनर थे नवाज़ और अबरार, तो फिर आपको 2 फास्ट बॉलर रखने चाहिए थे, जो कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर थे और जो और कुछ ना करते, होल्डिंग जॉब कर लेते कि भाई बजाय इसके कि अबरार से 30-30, 35-35 ओवर करवा रहे हैं या जाहिद महमूद से इतनी बॉलिंग करवाई या नवाज से इतनी बॉलिंग करवाई, सिर्फ होल्डिंग जॉब कर लेते कि जी पूरे दिन में 15 ओवर कराए, 35-40 रन दिए, 50 रन दिए, एक आध विकेट ले ली, तो बड़ा फर्क पड़ जाता है बजाय इसके कि आपने उनको खिला भी लिया और उनसे बॉलिंग भी ज्यादा नहीं करवाई और जितनी बॉलिंग कराई वो बहुत ही इनइफेक्टिव किस्म की बॉलिंग थी, कोई विकेट नहीं ली दोनों बॉलर्स ने दोनों इनिंग में। तो एक समझ लें 2 स्पेसेस आपने ज़ाया कर दी। फिर उसके बाद जहाँ तक बैटिंग की बात आती है तो बैटिंग में तो फिर वही बात है, अब सऊद शकील जो है वो इन सिलेक्शन कमेटी की गले की हड्डी बनने जा रहे हैं और जिस दिन सऊद शकील का डेब्यू हुआ था उसी दिन मैंने कहा था कि भाई 100 करोगे या हर इनिंग में रन करोगे तो टीम में रहोगे वरना तुम्हें वो प्रिविलेज हासिल नहीं है जो एक मखसूस जो है वो कबीले से ताल्लुक रखने वाले लोगों को हासिल होती है। तो बहरहाल लगता है सऊद शकील ने सीरियस ले लिया उस बात को, 4 इनिंग में 3 में 50 बना दी हैं और चौथी इनिंग में तो बहरहाल वो 100 करने के करीब थे जो हमारे मायानाज अंपायर ने जो है वो उनको डाउटफुल डिसीजन देके और पवेलियन रवाना कर दिया, ज्यादती की उनके साथ। तो लेकिन जो क्वेश्चन मार्क है वो है सलमान अली आगा की सिलेक्शन कि भाई क्या है, ऑलराउंडर है, ऑफ स्पिनर है, बैट्समैन है, क्या चीज है। मुझे तो इन सब से बढ़ के ये लगता है कि कोई बहुत ही बड़ी पर्ची है कि किस क्राइटेरिया पे सेलेक्ट हुए। यानी जो लड़के डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, जिन्होंने हजारों रन डोमेस्टिक में बनाए हुए हैं, अगर आपके पास एक प्लेस है तो एक प्रॉपर बैट्समैन आप उस नंबर पे खिलाएं। उस्मान सलाउद्दीन है, फवाद आलम अभी भी रन बना रहा है और कई आपको प्लेयर मिल जाएंगे जिनको आप जो डोमेस्टिक में आगा सलमान से ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन आगा सलमान पता नहीं कौन सी गिदड़ सिंगी है उसके पास के वनडे में भी उनको सेट करा रहे हैं। न्यू नेदरलैंड के खिलाफ पूरी वनडे सीरीज खिलाई कि ये कहीं फिट हो जाए, अब टेस्ट मैच में खिला रहे हैं। ऑलराउंडर की कैटेगरी में उनको लिखते हैं कि ये ऑलराउंडर है। क्या आपको लगता है कोई ऐसी बॉलिंग है आगा सलमान की कि आप उसको ऑलराउंडर काउंट करें? इफ्तिखार अहमद टाइप का ऑलराउंडर आप काउंट कर सकते हैं उसको। क्यों? चलिए ये क्वेश्चनेबल है वैसे तो, लेकिन आप ना टेस्ट मैच में पता नहीं हमारी वही ना यार, हम पता नहीं किस तरह से टेस्ट मैच को अप्रोच कर रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे, मतलब हमारी जो करता धरता लोग हैं वो ये नहीं सोच रहे
ये होम टेस्ट मैच है, सही है? ये कोई T20 मैच नहीं है कि किसी को भी खिला देंगे, उसकी शायद बैटिंग की बारी ना आए। ये तो 11 के 11 खेलेंगे और 11 के 11 परफ़ॉर्म करेंगे, जब जाके आप इंग्लैंड से टेस्ट मैच जीतेंगे। ये ऐसे हुँ, थोड़ी होगा कि बाबर ने और रिज़वान ने रन कर दिए या ऊपर से इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने रन कर दिए, तो आप मैच बच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सोच ही गलत है। मैंने हाँ, आपको अभी बीच में कहा ना कि ये समझ रहे हैं कि हम 400 बना देंगे तो मैच खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये टेस्ट मैच है भाई, इसको आपको खत्म इंग्लैंड ने क्या किया? खत्म किया ना। अटैकिंग लाइन पे एंडरसन और ओले रॉबिन्सन अटैकिंग लेंथ पे गेंदें कर रहे थे। हमारे बैट्समैन क्योंकि हर गेंद के खेलने के आदी हैं, उनको डेड बैट करना या गेंद को जो एक होता है ना कि लेंथ की गेंद को जज करना, जैसे बाबर आउट हुआ, जैसे रिजवान एंडरसन से बोल्ड हुआ पहली इनिंग, दूसरी इनिंग थी या पहली थी, जो गेंद आउट स्विंगर हो गई है। आपको बहुत मेथड से चलना पड़ता है। वो लोग बड़े लड़के लाए हैं टेस्ट मैच के, वो लाए फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मैच के, बैटिंग के लिए नहीं लाए, बॉलिंग के लिए लाए। उन्हें पता है विकेटें इतनी मुश्किल नहीं होंगी, बैट्समैन एडजस्ट कर लेंगे। ये जो रिवर्स स्वीप और स्वीप मार रहे हैं ना ये लोग, ये इसीलिए मार रहे हैं कि हमारे स्पिनर ना चले। वो हुँ। कुछ ना कुछ सोच के लेके आए, ऐसे उठा के नहीं ले आए कि यार ये लोग बस जाएँगे और टेस्ट मैच खेल लेंगे। बाबर की सोच ये गलत है कि 5 बैट्समैनों से रिज़वान को टेस्ट बैट्समैन कंसिडर करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल मरहला है या उसका जवाब देना, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है कि आप रिज़वान को एज़ अ टेस्ट बैट्समैन खिला रहे हो। छठे नंबर पे आने वाला हमारे पास असद शफ़ीक था, आप उस वक़्त देख लें पाकिस्तान की बैटिंग और छठे नंबर पे अब हमारे पास कौन आता है? या तो रिज़वान आता है या आगा सलमान आते हैं। बस, आप वहीं से पता कर लें कि अप्रोच टेस्ट मैच की तरफ कहाँ जा रही है। चलें आप बहरहाल वो ये तो हो इससे गया। अच्छा मौका नहीं था कि विकेट ऐसी थी आप सरफराज को खिला देते। आपको ज़रूरत ही नहीं थी, 4 बॉलर आपके पास हैं। अगर गेंद स्पिन कर रही थी तो आगा सलमान ने कौन-सी कितनी स्पिन गेंदें कर ली बता दें मुझे। और कौन-सी नवाज़ था, अबरार था, ये 2 स्पिन बॉलर हो गए थे, 2 आपके पास फास्ट बॉलर थे, मीडियम पेसर फास्ट बॉलर। आप ऐसे बॉलर खिलाओ नहीं, अब आप बॉलर भी खिला रहे हो तो ऐसे खिला रहे हो। चलें फ़हीम अशरफ तो एक क्वालिटी मैं समझता हूँ, टेस्ट मैच क्वालिटी बॉलर है। आता है और लेंथ पे गेंदें करता है, लेकिन उसके ऊपर भी इतना प्रेशर डाला है इंग्लैंड वालों ने, कि वो अपनी लेंथ भूल जाएगा, इतना मारा है आगे निकल-निकल। उसको सोचने का मौका ही नहीं देना दिया उसने, कि यार मैं कोई लेंथ चेंज करूँ। इतने आराम से इंग्लैंड को आप कंटेन नहीं कर सकते, जिस तरह की वो अप्रोच लेके आए हैं। हाँ, अगर वो रूट के ज़माने की होती, तो शायद हम फिर भी रोक लेते। लेकिन अभी बेन स्टोक्स और इन्होंने मैं मानता हूँ कि वो टेस्ट मैच पिछले रैंकिंग में भी नहीं है, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह नहीं बना सकते। लेकिन उन्होंने ये जो अप्रोच पिछले 6-7 टेस्ट मैचेज़ में की है, उसके बाद थोड़ा-सा जो होता है ना कि आपको थोड़ी-सी एडवांस क्रिकेट की तरफ हमें सबक दे रहे हैं कि आप थोड़ा-सा आगे सोचो। टेस्ट मैच को ऐसे अप्रोच नहीं करो कि यार ये कोई टी20 मैच है। पाकिस्तान में बैट्समैनों की कमी नहीं है, आपने नाम लिया उस्मान सलाउद्दीन और फवाद का। यहाँ पर मसला ये है कि नए बैट्समैन खिलाने का और नए बॉलर खिलाने का मकसद ये होता है कि सर, जी सर करते रहे मेरे आगे। कप्तान जो है ना ये चाहता है मेरे आगे जी सर करते रहे। जैसे एक ज़माने में वहाब रियाज़ तो चले एक वो है, लेकिन एक होता था कि यार वहाब रियाज़ को सिलेक्ट करना है, फिर उसको आहिस्ता-आहिस्ता हटाया इसलिए गया फ्रेम से कि वो थोड़ा-सा दिमाग थोड़ा-सा फिरका हुआ आदमी था, वो थोड़ी-सी एग्रेशन दिखाता था, लड़ाई हो जाती थी। तो वो इस तरह के सारे लोगों को डिस्पैच करके सिर्फ़ यस सर के लोग ले आओ, ताकि वो जो कहें वो कर लें। पाकिस्तान को क्या ज़रूरत थी मैंने आपके सामने ज़िम्बाब्वे की सीरीज़ बताई, क्या ज़रूरत थी शाहीन और हसन अली और फ़हीम और इन सबको खिलाने की? ये मोहम्मद अली या इनसे पहले के जो बॉलर हैं, ये वहाँ पर नहीं खेल सकते थे क्या? या वो ये पाकिस्तान जैसे अभी इंडिया देख लें आप बांग्लादेश में गया है, सिराज आता है अपनी एक लेंथ पे गेंद करता है, विकेट ले लेता है। कोई 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 ये नहीं पाकिस्तान का ये जो क्रेज़ है ना कि फ़ास्ट बॉलिंग होनी चाहिए, 90 से ऊपर होनी चाहिए, ये सब एक पुराने ज़माने की बात है। टेस्ट मैच में क्वालिटी लेंथ पे गेंद करने वाला कंसिस्टेंसी से पाकिस्तान के पास अभी अब्बास ही है सिर्फ़ और अब्बास को ये सियासत का शिकार कर देंगे कि उसकी एज इतनी हो गई है। आपके पास कंट्रोल वाला कोई बॉलर ही नहीं है जिसका कोई कोई रेपुटेशन हो, सामने वाला बैट्समैन उसको कुछ इज़्ज़त दे के यार ये बॉलर आया है तो मैं इसको थोड़ा-सा ध्यान से खेलूँ, इसकी रेपुटेशन है ये पीछे विकेटें लेकर आए। अब अभी कल भी पता है क्या होगा? कल ये अज़हर अली को टेस्ट मैच खिला देंगे। फिर ये क्या करेंगे मुझे नहीं लग रहा सरफ़राज़ कल भी खेलेगा। अगर खेलता है सरफ़राज़ तो रिज़वान को बिठाना पड़ेगा, किसी एक को बिठाना पड़ेगा दोनों में से।
वरना अगर आगा सलमान को नहीं खिलाना तो 6 बैट्समैन पाकिस्तान कभी भी, बाबर के दौर में 6 बैट्समैन नहीं खेल सकते पाकिस्तान, सरफराज को मिला के। मुझे तो नहीं लगता सरफराज को कल भी खिलाएंगे। हाँ, मुझे भी नहीं लग रहा। शान मसूद को ये अलविदाई तकरीब देने के चक्कर में ना एक टेस्ट मैच और जाया कर देंगे। जैसे आपको याद होगा कौन थे वो हमारे अजीम इंजमाम उल हक, हम्म। आखिर में सऊदी अरब के खिलाफ हमने टेस्ट खिला दिया तो उन्हें होम में, याद है? हाँ हाँ बिल्कुल, वो रोते 2007 था, रहे 8 कि था, क्या किसी था? तरह मैं मियादाद का रिकॉर्ड तोड़ दूं, लेकिन 2 इनिंग में भी हाँ, जो मिल मिला नहीं के तोड़ा। 15 रन नहीं बना सके। यहाँ पे भी देख ले, और उसके 96 बाद टेस्ट फिर खेले रोते उनमें हुए गए। 7,000 रन। 1 करोड़ रुपया उन्होंने लिया था रिटायरमेंट के लिए। वसीम अकरम ने जो है वो आर्बिट्रेशन करवाई थी कि नसीम अशरफ और इंजमाम के दरमियान। तो भाई याद है हमें, तो हाँ, पता नहीं किस किस के याद है, जो बेचारी 2000 के बाद की जो जनरेशन है उनको तो ये बातें पता ही नहीं है। जो कहते हैं ना, अगर हम अपने दिल के फपोले फोड़ने शुरू हो जाएं हाँ। तो ये लोग परेशान हो जाएं कि ये क्या क्या होता रहा है हमारी क्रिकेट में। ये लोग कोई भी इज्जत से नहीं गया। ये बाबर, ये मिसबाउल हक कहते हैं ना कि वो 5 टेस्ट पैसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे, 5 टेस्ट। फिर अप्रैल में जो है वो साउथ वेस्ट इंडीज से टेस्ट सीरीज थी, जिन्हें पता था हम जीत जाएंगे। वो हम्म। भी हम जीत आखिर में गए, बिल्कुल लास्ट बॉल पे जीत गए थे, समझ ले टेस्ट खत्म होने के लास्ट सेकंड लास्ट ओवर में जीते थे। वो हम्म। भी बिल्कुल ऐसा नहीं था कि कोई वो हो गया, हमने कोई बहुत ही कोई तीर मारे या 3-0 से हम सीरीज जीत गए, ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। हम्म। ये कोई भी इज्जत से नहीं जाते। हम्म। पाकिस्तान में सिर्फ 2 लोग इज्जत से रिटायर हुए हैं, एक इमरान, और एक माजिद एक खान। इमरान खान, और एक माजिद खान। और दूसरा? माजिद खान। अच्छा। बाकी सब निकाले गए। बाकी सब हाँ, डंडे मार मार के निकाला है। खैर, अली अली की रिटायरमेंट पे आते हैं भाई। एक लेग स्पिनर को एक टेस्ट बैट्समैन बना के 96 साल 96 टेस्ट खिलाने वाला पाकिस्तान मुल्क ही है। इसके अलावा कोई नहीं है, इसके अलावा मैं कुछ कह भी नहीं सकता। हाँ। कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तीन, एक ट्रिपल 100 है उनकी, 2 हम्म। डबल 100 है। पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ मुझे बता दो उसका। अच्छा, मैं पता है क्या है, मैं यहाँ पर जो है अजहर अली के कैरियर को थोड़ा सा रिव्यू इस तरह करूंगा कि हम उसके कैरियर को जो है ना वो डिवाइड करते हैं पैचेस के अंदर, और उन पैचेस को फिर हम डिस्कस करते हैं, और उसी बेस पे हम पॉजिटिव्स बताएंगे और उसी बेस पे हम नेगेटिव्स बताएंगे। अच्छा, कैरियर का आगाज बड़ा शानदार हुआ जब 2009-10 में जो है वो सेलेक्ट किया गया। मोहसिन खान की सिलेक्शन कमेटी ने अजहर अली और असद शफीक दोनों को सेलेक्ट किया। बहुत अच्छी पिक थी। और वो जिस तरह बहरहाल जो भी हुआ, अजहर अली को लेग स्पिनर से बैट्समैन बना दिया गया। उसमें तो जब हमने पूरी हिस्ट्री पढ़ी तो पता ये चला कि अजहर अली का उसमें रत्ती बराबर भी कसूर नहीं था। वो जिस किस्म के हमारे एकेडमी में कोचेस रखे गए थे, जिनको क्रिकेट से ज्यादा सिर्फ कोर्सेस करके आए और एकेडमी में लग गए, उन लोगों ने एक्शन चेंज कराने के नतीजे में वो लेग स्पिनर की जो है वो स्पिन बॉलिंग ही खत्म कर दी। खैर बहरहाल, आप कह लें कि उसकी जिसे कहना चाहिए किस्मत थी कि बैटिंग में उसको मौका लग गया, और बहरहाल एक उसने स्टाइल पकड़ लिया बैटिंग का कि जी टेस्ट मैच के लिए बहुत सूटेबल स्टाइल है। और वो स्टाइल काफी अरसे चला, बिलखुसूस अंडर मिसबा कैप्टेंसी। काफी अरसे वो स्टाइल चला और कामयाब रहा। और अजहर अली की मुझे याद है पहली 15 टेस्ट इनिंग्स जो थी उसमें 10 50s थी। तो अजहर अली का वो टेन्योर जो अंडर मिसबा खेला गया और अंडर यूनुस खेला गया, वो बहुत कामयाब टेन्योर था। अजहर अली एक बहुत ही कामयाब टेस्ट बैट्समैन था उन दिनों में, अलोंग विद असद शफीक। फिर उसके बाद हुआ क्या, अजहर अली को जिस बुनियाद पर अजहर अली मुझे आप कह लें वो पसंदीदगी का लेवल कम हुआ, वो ये था कि जब यूनुस और मिसबा ने रिटायरमेंट ली और टेस्ट क्रिकेट छोड़ी, उसके बाद अब जिम्मेदारी ये थी कि अजहर अली और असद शफीक दोनों जिम्मेदारी लें और सीनियर प्रो के तौर पे टीम को संभालें। और दो जब वो जा गए हैं तो उनकी जगह 2 प्लेयर वो जो यंगस्टर इसी तरह इन किए जाएं, और उन दोनों की ये मेंटोरिंग करें और खुद सारा पेन लें, खुद सारी जिम्मेदारी लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हमारे मुल्क में मेजॉरिटी जो पैदा होती है वो क्लर्क पैदा होते हैं, तो ये दोनों भी क्लर्क कैटेगरी को बिलोंग करते थे कि जब तक मिसबा और यूनुस बॉस थे उस वक्त तक ये दोनों क्लर्क अपना काम करते रहते थे, सारा दिन रन बनाते रहते थे, विकेट पे खड़े रहते थे।
जैसे ही वो दोनों गए और इनको कहा गया कि भाई अब हम आपको मैनेजर बनाने लगे, अब आप मैनेजर हैं, तो ये मैनेजर वाला काम नहीं कर सके, प्रेशर नहीं ले सके और इनकी आप कह लें नाकामियों की वजह से। और असद शफीक को तो मैं फिर भी कम ब्लेम इसलिए करूंगा क्योंकि असद शफीक जिस नंबर पे बैटिंग करता था वो बहुत मुश्किल नंबर होता था और उस हाँ, नंबर पे असद ये शफीक बात ने दिमाग बहुत में रन रखें। किए। अज़हर अली 3 पे ही आता था। अज़हर हाँ। अली शुरू से 3 पे ही आता था, जब अज़हर मिसबाह भी थे, तो हम्म, 3 पे आता था। शफीक का नंबर बिगाड़ के उसको निकाला गया, हाँ। तो वरना वो तो उसके ज़्यादा अच्छा, उसकी ज़्यादा अच्छी एवरेज थी, उन इस दोनों के वजह से जाने के हम बाद, असद शफीक को जो है यहाँ इससे नहीं मुकाबले में। गिन रहे, हम सिर्फ अजहर अली की बात करते हैं। अजहर अली की जो नाकामी वाला मामला था वो ये था कि जब उनको कहा गया कि भाई आपने अब जिम्मेदारी लेनी है, तो वहां पर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और उसका नतीजा ये हुआ कि अजहर अली और असद शफीक की नाकामी की वजह से सरफराज अहमद के खाते में 8 टेस्ट मैचेस में शिकस्त लिखी गई और उनमें वो टेस्ट सीरीज की भी शिकस्त शामिल थी जिसके बाद सारा नजला सरफराज के ऊपर गिराया गया कि जी साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है आप 3-0 से सीरीज हार के आ गए। उन 3 टेस्ट मैचेस की 6 इनिंग में अजहर अली ने कुल 64 रन बनाए थे और सरफराज अहमद ने उन 3 टेस्ट मैचेस की 6 इनिंग में 200 से ज्यादा रन बनाए थे और 25 कैच भी पकड़े थे। ठीक है, उसके बाद हुआ ये कि अजहर अली की जो परफॉर्मेंसेस के अलावा जिस बात पर हमें ज्यादा हम गुस्सा होते थे या मुश्ताइल होते थे वो ये होती थी कि एक अनड्यू सपोर्ट क्रिकेट बोर्ड की तरफ से या हर सिलेक्शन कमेटी की तरफ से अजहर अली को हमेशा मिलती रही। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अजहर अली डोमेस्टिक में परफॉर्म करके दोबारा कमबैक किया हो, टीम में आए हों और परफॉर्म किया हो। हमेशा ये होता रहा कि अजहर अली जो है वो एक मैच में परफॉर्म नहीं किया, आपने उनको फिर खिलाते रहे। जब 6-7 इनिंग गुजर गई और अब हो गया कि यार अब तो ड्रॉप करना बनता है, तो अजहर अली ने एक 100 रन की इनिंग खेल दी या 70-80 की इनिंग खेल दी। फिर होता क्या है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल जैसे आप जो पिछला टेस्ट मैच था जो पाकिस्तान खेला था उसमें जो अजहर अली की परफॉर्मेंस थी उसकी बुनियाद पर इस टीम में जो इनिशियली आपने 18 रुकनी टीम सेलेक्ट की उसमें अजहर अली की जगह ही नहीं बनती थी, लेकिन देखें फिर आप वो सेलेक्ट हो गए। तो ये इतने अनड्यू चांसेस, इतनी अनड्यू फेवर मिलने के बाद आप 96 टेस्ट खेल गए और अब अगर कोई मुझे ये गिनाए कि उस बंदे की 19 सेंचुरीज हैं, 35 फिफ्टीज हैं, तो भाई इतनी फेवर तो आप अगर फवाद आलम को देते तो आज 100 टेस्ट में उसकी 40 सेंचुरीज होती। इतनी फेवर आपने उसको नहीं दी। या इतनी फेवर आप असद शफीक को देते तो असद शफीक का रिकॉर्ड भी इससे बहुत बेहतर होता। क्योंकि वो नंबर 6 पे खेलता है तो जाहिर सी बात है वो रिकॉर्ड डिफरेंट होगा। तो इस पूरे कैरियर को अगर हम डिवाइड करें तो पहले 5-6 साल प्योर आप कह लें बनाए हुए रन पाकिस्तान के काम आए, पाकिस्तान के काम आए। पाकिस्तान सीरीज जीता, पाकिस्तान हर किसी को होम सीरीज हरा देता था, वो रन पाकिस्तानी टीम के वाकई काम आए। आखिरी जो 4 साल का कैरियर था वो इंतहाई नाकामियों से भरपूर था। जितनी इनिंग्स उसमें थी सेल्फिशनेस से भरपूर थी, टीम को उनका कोई फायदा नहीं हुआ। हमें वो इनिंग भी यूएई में याद है जब एजाज पटेल ने 5 आउट कर दिए थे, 25 रन चाहिए थे, 5 विकेटें थी और अजहर अली साहब आखिर में 12 रन नहीं बना सके थे और आउट होके चले गए। हमें वो इनिंग भी याद है। तो तो वो हमारे तो यहाँ आप आमतौर पर नाकामियों का सिलसिला तो इस तरह से देखें ना आप, कि जब 2017 में दोनों निकल गए थे तो फवाद की उस वक्त जगह नहीं बनती थी क्या टेस्ट टीम? बिल्कुल। आप चाह ही नहीं रहे थे ना कि असद शफीक, सरफराज और ये दोनों इधर वाले सूबे से ताल्लुक रखते हैं। तो मुझे लगता है ये लोग चाहते ही थे कि ये लोग यहाँ आते। यही सारी बात थी ना। अगर अगर चाहते उस वक्त के टीम के बारे में सोच लें, या चले बायस ना भी हो, तो यार वो उस वक्त भी तो उसने मेरे ख्याल से उस सीजन में भी तो साढ़े 3,500 रन बनाए थे। कितने बनाए थे उसने? 3200 रन बनाए थे शायद, टोटल ऐसी, भाई बात ये है, जिसमें बड़ी वो सीधी सी बात बस है। सारी मसला नहीं, 3200 बोल रहा हूँ, 1123 कुछ रन बनाए थे 2017 में जब मिसबा रिटायर हुआ। और भाई उसी साल में उस्मान सलाउद्दीन ने भी 900 कुछ रन बनाए थे, तो उसको एक टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खिलाया था जो मिसबा के दौर में ही खेला था उसने, बस उसके बाद उसको नहीं खिलाया। उस्मान तो सलाउद्दीन का डेब्यू इंग्लैंड में हुआ यहाँ था। तो देखिए लाइन लगी हुई है, जो वो है ना, क्या कहते हैं आप उसको, प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी की लाइन लगी हुई है कि आप
अपने मुल्क के बारे में सोचने के बजाय आप उन लोगों को जिनसे आपकी दोस्तियाँ यारियाँ हैं या जिनसे आपको मफ़ादात आपके जुड़े हैं या किसी ने आपका कोई काम कर दिया, तो आप उसके अगेंस्ट में उसको इंटरनेशनल टूर्स करा दें। जिस तरह से मिसबा के दौर में नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं और उसके बाद जो अभी तक जारी हैं, आज जाके ये एक कड़ी टूटी है। पता नहीं वो कल का टेस्ट खेलता है, नहीं खेलता है, लेकिन मिसबा का माइंडसेट जो है ना क्रिकेट खेलने का, वही अभी करंट सिचुएशन में भी चल रहा है। चाहे वो मोहम्मद वसीम सिलेक्शन में हो, चाहे बाबर कप्तान हो, चाहे वो 2 मौलवी हज़रात जो हमारे कोच और बैटिंग कोच बने बैठे हैं, वो सब एक माइंडसेट के हिसाब से चल रहे हैं कि मीडियोकर जो है ना लोगों को खिलाओ ताकि हमारे रिकॉर्ड्स जो है ना, उनके पीछे कोई ना भागे। उनके पीछे कोई सवाल ना हो, हम जो है वो ग्रेट की लिस्ट में ही रहें और ग्रेटेस्ट ही बने रहें हमेशा। चलें बहरहाल इन सारी बातों के बाद जो है वो हम अज़हर अली को जो है वो बाय बाय करते हैं, रुखसत करते हैं। जितनी भी सर्विसेज हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ये हैं कि बहुत ही आप कह लें कि अनकंट्रोवर्शियल किस्म का कैरेक्टर रहा, कभी मुल्क की बदनामी का बाइस नहीं बना। ये पॉजिटिव बातें हैं अज़हर अली की। तो इन चीज़ों को जो है वो हमें एप्रिशिएट करना चाहिए। किसी गलत सरगर्मी में कभी वो मुलव्विस नहीं बंदा रहा। पाकिस्तान में वाहिद बंदा है जो 10 टेस्ट मैचेस खेल गया अनफिट घुटने के साथ। 10 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान में कम से कम 2 साल लगते हैं अवे में खेलने में। कम से हुँ, कम 1.5 साल तो लगते हैं। हुँ। 10 टेस्ट मैच खेल गया, वो घुटना उसका खराब था, उसको मी टीम मैनेजमेंट में मुझे लगता है कोई दोस्त आ रही थी उसकी मेडिकल टीम में, वो उसको फिट करा देते थे, टीम में सिलेक्ट हो जाता। साउथ अफ्रीका में जो आपने 64 रन बनाए, उसमें उसका मेडिकली अनफिट था, उसका घुटना काम नहीं कर रहा था फिर। चलें यहीं तक रखते हैं, अब आ जाते हैं तीसरे टेस्ट के ऊपर। हाँ, कल क्या होने जा रहा है भाई, कराची है, मैं तो अपने शहर के बारे में सोच रहा हूँ कि शायद जीत जाएँ उसे। कल हो सकता है सारी सिलेक्शन की जो वो हैं बेवकूफ़ियाँ वो खत्म हो जाएँ। कल 5 बैट्समैन खिलाएँ, छठे पे रिजवान साहब आएँ और उसके बाद 5 बॉलर खिलाएँ। नहीं तो 5 3 फास्ट बैट्समैन फिर बॉलर क्या खिलाने चाहिए आगा कराची में। सलमान आगा सलमान की जगह क्या मेरे नाम ख़्याल से है नहीं खेलेगा, शान 3 मसूद आएँगे? 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे, 2 स्पिनर, 3 फास्ट बॉलर। नुमान अली को खिला दें या तो नवाज़ को ना खिलाएँ, नुमान अली को खिला दें। विकेट कराची की बेहतर होती है बाकी सब जगहों से। नहीं तो नवाज़ और अबरार को ही मेरा ख़्याल है खिलाएँ फिर। वही बैटिंग का ही सोचेगा कि बैटिंग लंबी हो जाए। कहाँ से हमारे पास प्रॉपर बैट्समैन टेस्ट के होने चाहिए, 4 बैट्समैन खिला के टेस्ट मैच कौन-सी टीम जीतती है? अच्छा एक बात कभी मैं भी नहीं भूल जीत गया, पाती। दूसरे टेस्ट मैच में जो हम वो रिव्यू कर रहे थे, सऊद शकील तो बहरहाल आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, लेकिन दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग में जो है वो नवाज़, फ़हीम अशरफ और इमाम उल हक ने बहुत अच्छी हाँ। बैटिंग की। हाँ, हाँ, हाँ। तो बहरहाल जब हम बुरा परफ़ॉर्म करने पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो अच्छा परफ़ॉर्म करने पे हम एप्रिशिएट भी कर रहे जी, हैं। जी। नहीं, बहुत करीब मैच ले गए थे, बहुत करीब, जीतना चाहिए था, वही वाली बात है ना, जब आउट हुए हैं वो दोनों, बाबर तो चलें पहले ही आउट हो गया था, लेकिन जब रिज़वान आउट हुआ है रिज़वान ओपन आ गया था, बाबर आउट हो गया था, लेकिन जब नॉर्मली आप देखें ना कि सरफरा उसकी सऊद शकील और उसकी जब पार्टनरशिप चल रही थी, क्या नाम है अपना नवाज़ की, तो मुझे हुँ, लग रहा था कि ये अगर स्कोर चलता रहा इन दोनों का, ये दोनों खेलते रहे, हुँ, हमने असल में क वही बात सारी वहीं पे ही आ जाती है कि हमारी अप्रोच में बहुत फ़र्क है इंग्लैंड के हिसाब से। हम जो है ना अच्छी बॉलों का बुरी बॉलों को भी अपने माइंडसेट की वज़ह से नहीं खेल पाते, रन बना नहीं पाते। जैसे हुँ, अगर आप एक बॉलर को टारगेट कर लें और उसको मार दें थोड़ा बहुत, तो उनकी थोड़ी बहुत प्लानिंग तो चेंज होगी ना। आप दब-दब के खेल रहे हैं, आप बैक फुट पे खेल रहे हैं, हुँ। आप कोई टेक्नीक नहीं लगा रहे कि यार ये 2 फ्रंट पे इसने मेरे खड़े कर दिए हैं, हुँ। ड्राइव पे बंदे। तो मैं कैसे इनसे छुटकारा पाऊँ? ये सब तो खेलने से आता है, फर्स्ट क्लास खेलने से और उसके बाद रिव्यू करना कि मैं जाऊँ अगर एक्चुअल मैच सिचुएशन में तो कैसे इस चीज़ को टैकल करूँ? ये तो बैकडोर का बैक स्टेप का काम है ना कि जो बी बैकरूम में लोग बैठे हैं वो बताएँ कैसे करना है? चलें करने अब वाले तो कल के मैच की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा। अलीम डार हमारे जो है वो दुनिया के बेहतरीन अंपायर रहे हैं और तकरीबन कोई 15 साल वो बेहतरीन अंपायर रहे हैं। अवार्ड उनको तो 4 ही मिले, लेकिन कोई 15 साल वो बेहतरीन अंपायर रहे हैं और ये पिछले टेस्ट मैच से पहले तक मेरी राय ये थी कि इंटरनेशनल सर्किट में अभी भी बहुत सारे जो अंपायर हैं, अलीम डार उनसे बहुत बेहतर हैं। लेकिन अब ये जी, जी। मेरी राय चेंज हो गई है। है ना? बहुत रिडिकुलस अब मेरा डिसीजन था ये। ख़्याल है कि अलीम किसी डार भी साहब सूरत भी में आप नहीं दे सकते। उनको बाय-बाय कर देना चाहिए क्योंकि अब जिस किस्म की वो डिसीजन मेकिंग उनकी हो रही है, पहले ही दिन
टेस्ट मैच के पहले ही उसमें जो है सेशन के अंदर 3 डिसीजन 2 ओवर के अंदर उनके ओवरटर्न हो गए। हाँ, हाँ, हाँ। और फिर जिस वो तरह होता है यार, बस कर लिए सऊद 122 शकील के करीब, पता नहीं कितने टेस्ट कर लिए, तो हाँ, बस अब हो गया काम, काफ़ी काम हो गया। सऊद शकील डेब्यूटांट को जिस तरह उन्होंने बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया, ये ज्यादती है। बेनिफिट डाउट आँखों के आँखें बंद करके देख रहे थे। ग्लव्स के अंदर बॉल होना और ग्लव्स के टिप्स पे बॉल होना 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। ग्लव्स में अंदर फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स के बाद ग्लव की बॉडी जो आप उसका लेदर होता है वो होता है। गेंद साफ नज़र आ रही है ज़मीन पे लगी हुई, अगर चले नहीं भी लगी हुई ज़मीन पे, लेकिन ग्लव्स के अंदर भी नज़र नहीं आ रही बॉल, ये हम्म ग्लव्स के अंदर है बॉल। बिल्कुल क्लियर डिसीजन था, वही बात है ना, मेहमान नवाज़ी आप देखते हैं ना, वो मेहमान नवाज़ी में हमने टेस्ट सीरीज़ प्लेट में रख के दे दी और वहाँ ऑस्ट्रेलिया खेलने गए थे तो बेन स्टोक्स को हथकड़ियाँ लगा के जो है ग्राउंड में लोग तमाशाई फेस मास्क लगा के उसका हथकड़ियाँ लगा कर आए थे। वो एटीट्यूड का फ़र्क है भाई। हम मेहमान नवाज़ लोग हैं भाई, हमने टेस्ट सीरीज़ प्लेट में रख के दे दी। हम्म। तो भाई और कल क्या का चाहिए? बता दो 2 मिनट के अंदर अंदर के भाई कल इंग्लैंड ने तो अपनी भाई टीम कल अनाउंस कर दी बहुत है। बुरी शिकस्त होने वाली है, अगर 5 बॉलर 4 बॉलर और 1 के सरफराज नहीं खिलाया ना, 5 बॉलर खिलाओ और 6 बैट्समैन खिलाओ। सरफराज उसको बैट्समैन कंसिडर करते हो आप रिजवान? भाई इन्होंने कल जो है वो मैं कॉम्बिनेशन पे जाऊँगा, मैं मैच अप्रोच पे नहीं जाऊँगा। आप अपने तरीके से क्रिकेट खेलते हैं ना, आपको जो आपके पास रिसोर्सेज़ होते हैं, आप उसी हिसाब से खेलते हैं ना। आप 5-6 बैट्समैन खिलाओ, 5 बॉलर खिलाओ, दैट्स इट। आप टेस्ट में जीत जाओगे इंग्लैंड से। भाई इंग्लैंड ने तो अपनी टीम अनाउंस कर दी है। इंग्लैंड कल रेहान अहमद इंग्लैंड को के पास डेब्यू पता है, करवा रहा है। रेहान अहमद को डेब्यू हाँ, करवा रहा उसको है, अबरार एंडरसन को अहमद रेस्ट उसको करवा करा रहा है। देगा, उसकी लीच की जगह मेरे ख्याल नहीं, एंडरसन को रेस्ट करवा रहे हैं। या हो सकता है 2 स्पिनर खेलें। हाँ, 2 स्पिनर खेलेंगे, जैक लीच और रेहान अहमद। और विल जैक्स की जगह जो है वो बेन फोक्स आएंगे। और बाकी टीम वही है। यानी अब 2 फास्ट हाँ, बॉलर, 2 प्रॉपर कीपर स्पिनर खिलाएँगे और इसका बेन मतलब। ऑलिव होप तो स्टोक्स। वो था, मेकशिफ्ट है। हाँ, 2 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर और बेन स्टोक्स। और जो रूट जो है वो पार्ट टाइम स्पिनर। देखते हैं। मुझे तो लग रहा है अगर पाकिस्तान टेस्ट मैच जीतना है तो पहली बात तो टॉस जीतना पड़ेगा और पाकिस्तान को अपने कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। मैचेज़ ऐसे नहीं, आप किसी को भाई मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान जो खिलाएँ लेकिन एक खिलाएगा प्रॉपर ना, टेस्ट मैच टीम खिलाएँ। ये जो बिट्स एंड दो पीसेस है ना यार, दो फास्ट बॉलर जो खिलाएगा ना वो वसीम जूनियर और फहीम अशरफ को खिलाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्योंकि इन्होंने कोई 3-0 बैकअप की बुलाया सीरीज़ हो भी नहीं है। जाएगी। कोई बैकअप इन्होंने बुलाया भी नहीं है। नसीम शाह अनफिट, शाहीन शाह अनफिट, हारिस रऊफ अनफिट। नहीं तो ठीक है। किसने खिलाया था? टी20 फाइनल खेले हुए उन्हें 15 दिन हुए थे। किसने कहा था इनको टेस्ट मैच खिलाने को? हमारे पास पीछे वही बात है ना यार, सारी अप्रोच की फ़र्क। बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, बहुत अप्रोच का फ़र्क है। इस तरह टेस्ट मैचेज़ नहीं जीते। हम मज़ाक-मज़ाक में इंग्लैंड को अपना दुश्मन समझते हुए हम प्रॉपर प्लानिंग करके टेस्ट सीरीज़ में गए ही नहीं। अभी हम टेस्ट में सीरीज़ में गए भी नहीं और 2-0 से डाउन है। चले बहरहाल देखते हैं कल से फिर क्या सूरत हाल देखते हैं बनती है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फिर वीडियोस बनाएंगे। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह बिल्कुल हाफिज। सही है।